हेलो गाइस, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सब आपको रिटर्न में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में प्रॉपरली पूरा चैप्टर मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई चीज लिखाने में छूट भी जाती है तो ज्यादा टेंशन मत करना। मैं सून जब अभी थोड़े दिनों में इसका नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा तो उसमें प्रॉपरली सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां हम समझने पे ध्यान देंगे कि समझ में हमें सारी चीजें आनी चाहिए। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, अच्छे से उसके नोट्स बनाते रहिए अपने लेवल पे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। उसमें अगला हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिख लीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन आपको लिख दिखाई मिल जाएगी। ओवरऑल ये है कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट एमिट होती है, बाहर निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिख सकते हैं, मतलब चाहे तो द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड called as exothermic reaction and the reaction in which heat is absorbed is called as endothermic reaction। देखिए बेटा, जनरली हम कह सकते हैं decomposition reactions are endothermic। Why? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप, जैसे सपोज करो आपके पास लेड नाइट्रेट है, ये अपने आप थोड़ा टूटा है, आपने इसको गर्म करा है तभी तो कोई भी चीज डिकम्पोज करने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली कैसी होती है? एंडोथर्मिक। अब आप इस रिएक्शन को अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लिख पाए, बैलेंस कर पाए तो समझना आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता लगा प्रोडक्ट क्या है, इसका मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर से कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को जब भी आप गर्म करेंगे तो आपके पास बनेगा, यहां पे हम लिख देंगे हीट, और प्रोडक्ट में बनेगा लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन, आई गेस। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है, अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर 4 लिखा जाता है ना। बाकी तो फिर आप इसको बैलेंस कर ही दोगे। चलिए, तो ये भी आपके पास एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और अगला जैसे हमने समझा था, फेरस सल्फेट को अब आप हीट करते हो, है ना, तो इसको हीट दी है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इधर लिखी जाती है और इसमें बनता है Fe2O3 SO2 ये और SO3। ठीक है, और इसको भी बैलेंस कर सकते हैं हम। तो ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। तो अगर डीकंपोजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इसकी उल्टी रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसमें हीट रिलीज होगी। अगर मैं इस एरो को ऐसे बना दूं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि ये चीजें मिलकर के ये बना रही है, साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस O2 CO2 बनाता है। ठीक है, अब एक बहुत फेमस रिएक्शन है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालते हैं, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइन। जनरल भाषा में इसको चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ इसलिए क्योंकि उसमें भी पानी नहीं पड़ा है। जैसे आप इसे पानी डालते हो तो आपके पास स्लैग लाइन बनता है, प्लस हीट निकलती है। बेटा, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला, पानी डालते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और हीट रिलीज हो जाएगी। ये हीट इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि अगर आपने हाथ भी डाल दिया तो हाथ तक जल जाएगा। इवन आपको कैसे पता लगेगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? इसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर कंटेनर का बढ़ जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप ये वाली भी याद कर सकते हैं। ये भी, इसको हम बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइन भी बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में मैंने ये लिखवाया था, मेरे हिसाब से बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं दोनों। ठीक है, ओके। तो ये दो रिएक्शंस हैं आपके पास, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एग्जांपल है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा हुआ है, इसमें भी हीट निकलती है व्हेन एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी बेस ले लीजिए, जब भी एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं
सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और साथ में हीट भी रिलीज करते हैं। इसमें हीट प्रोडक्ट में लिखी जाती है क्योंकि हीट इसमें बनी है, यहां भी लिख लेना, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। चलिए नोट करके लिखते हैं फिजिकल स्टेट्स। देखो बेटा रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें फिजिकल स्टेट भी कभी कभी मेंशन करनी पड़ती है जिनकी हमें याद है। जैसे अगर कोई नेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो उसमें हम एस लिख देते हैं, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो हम एल लिख देते हैं, और अगर किसी को पानी में घोल करके सॉल्यूशन बनाना है तो उसको हम AQ लिख देते हैं। जैसे NaCl का सॉल्यूशन बना दिया, सोडियम सल्फेट का बना दिया सॉल्यूशन, तो उसमें हम AQ लिखते हैं। तो ये भी, और गैस अगर निकलती है तो उसके लिए हम G लिख देते हैं। तो ये इस तरह से अगर आपके पास साइड में लिखा है तो इसको रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसकी फिजिकल स्टेट मेंटेन करी जाती है, यानी कि मेंशन करी जाती है। जैसे लिख लीजिए एक बार, एक आधे क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिए। लिखिए व्हेन मैग्नीशियम रिबन, एक स्टेटमेंट है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड विद dazzling white flame and it changes into white powder. It changes into white powder. अब इसको मुझे केमिकल रिएक्शन में बताना है। तो देखो बेटा मैग्नीशियम है, रिबन है, सॉलिड फॉर्म में होगा। जब आप इसको बर्न करते हो, बर्न करने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यहां गैस लिख देंगे। अब ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको पहले भी पता है, इसको बैलेंस कर लीजिए। और ये क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर है, तो एस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना बेटा कि ये भी याद करना व्हाइट कलर का पाउडर है। तो ये उस केमिकल रिएक्शन के हमने फिजिकल स्टेट के साथ में लिखा है। अगर एक बार आप भी ट्राई कीजिए, लिखिए, जिसमें कहा है कि फिजिकल स्टेट लिखनी है तो फिर आपको लिखनी पड़ेगी। जनरली ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, बट फिर भी लिखिए, जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब इज एडेड विद, जिंक ग्रेन्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब इज एडेड विद aqueous solution of H2SO4, aqueous solution of H2SO4। एक बार स्क्रीन को पॉज करके लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये बोलता है जिंक के ग्रेन्यूल, मतलब जिंक के टुकड़े तो सॉलिड में होंगे। aqueous solution of H2SO4, ये aqueous solution है, यानी कि एसिड को पानी में डाला हुआ है, यानी कि एक। जब ये रिएक्शन करेगा तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। अब बैलेंस कीजिए। आइए प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वही पुराना तरीका। जिंक मिल जाएगा आपको Zn+2 में, इसमें दो चीजें हैं, H+ और सल्फेट आयन। जिंक इससे रिएक्शन करके दो दो कैंसिल हो जाएंगे, ZnSO4 बनाएगा, और हाइड्रोजन का गैस बन के बाहर निकल जाएगा। वैसे भी आपको बताया है कि मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करती है। एक बार देख लीजिए, ZnSO4, अब पानी में भाई ये कंटेनर है H2SO4 का, इसमें आपने जिंक डाला, तो जो जिंक सल्फेट बनेगा वो भी तो इसी में बनेगा, तो उसका भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इस स्टेटमेंट का केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। अगला नोट करिए, जस्ट एक ऐसे बता दिया, कहीं कोई स्कूल में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रहेगा। चलिए एक और नोट लिखिए, रिएक्शन यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, इंपॉर्टेंट है ये, रिएक्शन यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। चलिए हम बात करते हैं व्हाइट वॉशिंग में कैसे काम होता है। इसमें दो रिएक्शंस लिखनी होती है। पहला तो आप ये बताइए, बाजार से आप खरीद के क्या लाते हैं, चूना है ना, व्हाइट वॉश के लिए चूना आता है जो दीवारों पे लगता है, तो वो होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर आप इसको पानी में डालते हैं और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हीट भी निकलती है। हर एक रिएक्शन में मेंशन करना जरूरी नहीं है, वो तो इससे पहले हमने इसलिए मेंशन करी थी क्योंकि हमें स्पेशली बताना है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया स्लैकिंग ऑफ फ्लाइम, ये बन गया आपके पास स्लैग लाइन, ठीक है। ये आपके पास जब बन जाता है तब आप इसको तब इसको ब्रश में लेकर के आप इसमें लगा देते हो, ठीक है। अब इसको पुताई कर दिया आपने। अब ये जब दीवारों पे लग जाता है तो एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्शन करता है, उसके बाद ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। एक बार देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है।
गिन लिया, ये बैलेंस रिएक्शन। अब ये बन जाता है तो बेटा क्या हुआ, ये तो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसकी तो पपड़ी जम जाती है, उस पर लेयर बन गई। लेकिन वाटर जो बनता है उसमें वो एटमॉस्फेयर में सनलाइट से गर्मी पा करके वो वेपर बन करके निकल जाता है। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बन ही गया है, CO2 आपके पास गैसेस फॉर्म में। तो ये रिएक्शन जो है आपके पास, यही आपके पास कहलाएंगे, दोनों रिएक्शन मिलकर के कहलाएगी कि व्हाइट वॉशिंग में ये दो रिएक्शन होती है। पहले आप क्विकलाइम लाए, पानी में डाला, ये बनाया, फिर इसको दीवारों पर लगा दिया। दीवारों पर लगाने के बाद में ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो व्हाइट कलर की पपड़ी के फॉर्म में आपको नजर आता है। और वो वाटर जो होता है उसका एटमॉस्फेयर में चला जाता है सनलाइट की वजह से। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। When lead nitrate is heated, emission of brown fumes take place. Emission of brown fumes take place. What is the formula of these brown fumes? Explain with a chemical reaction. अब इसमें क्या बोल रहा है, लेड नाइट्रेट। देखिए ये रिएक्शन मैंने कितनी बार रिवाइज करवाई है आपको, अगर आपको अभी भी नहीं याद है तो फिर अब क्या ही करें। लेड नाइट्रेट को कह रहा है कि आपने हीट करा, हीट करने के बाद में अब आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, हमने इतनी बार करी है। लेड ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन ये इसमें 4 लिखा जाता है, याद होगा आपको, ठीक है। तो यहां पर जो देखने वाली बात है कि ब्राउन फ्यूम्स किसकी बनती है, तो ब्राउन फ्यूम्स यहां पर बनती है NO2 की, ठीक है बेटा। तो NO2 की जब ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं तो यहां पर हमें लिखना है कि ये आपके पास ब्राउन फ्यूम्स की वजह से होता है, और इसको आप लिख सकते हैं अलग से, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। दैट विल बी आंसर, सिंपल। ये पता होना चाहिए कि ब्राउन फ्यूम्स की बनती है, ऑक्सीजन ब्राउन नहीं होती है, ठीक है। चलिए ओके आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना एक बार। अ substance X is used for whitewashing. अब इसका ए पार्ट लिखिए। नेम द सब्सटेंस X, और दूसरा लिखा है रिएक्शन ऑफ X विद वाटर। रिएक्शन ऑफ X विद वाटर, आंसर दीजिए। चलिए अब कईयों के दिमाग में ये, कई बुक्स में भी आंसर दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट बेटा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसने बोला है कि सब्सटेंस X जो है व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा फिर ये बोलता है X का नाम देना, बट तीसरी बात में इसने क्लियर कर रखा है कि इस X की रिएक्शन वाटर से कराई है। तो X में किसको मानू, इसको मानू, इसको मानू, ऑफ कोर्स इसको मानूंगा क्योंकि इसी की रिएक्शन वाटर से हो रही है। तो आंसर जाएगा कि ए पार्ट का आंसर जाएगा, क्या पूछा है, नेम ऑफ सब्सटेंस X, तो नेम लिखना है, नेम लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और फॉर्मूला पूछा नहीं, पूछता होता तो हम ऐसे लिख देते हैं। बाद में बोलता है इसकी केमिकल रिएक्शन लिखो, तो आप ये वाली रिएक्शन इसको लिख देंगे यहां पर, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए ये तो था हमारे पास एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और उस पर बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में हैं। अब हमें जो मेन आज का लेक्चर है वो है हमारा रेडॉक्स पर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस पूरे चैप्टर में अगर समझने वाली कोई चीज है तो यही है, तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, 10th लेवल पर बहुत ज्यादा डीप में नहीं है ये। तो बेटा यहां पे 2 वर्ड है, रेड प्लस ऑक्स। तो ये बेसिकली 2 वर्ड हैं, इसमें ये ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। द रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब समझिए रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। देखो बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट है और दोनों ही बहुत अपोजिट है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने 10th लेवल में बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा इसमें, तो इसमें हम कहते हैं रिडक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एडिशन
ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, तो हम कह देंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। मैंने कहा दोनों अपोजिट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन कहलाता है। और यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं C+O2 गिव्स CO2, तो आप देखिए कार्बन है और कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब रिडक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे हम लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गिव्स जिंक, या ओके एनसीईआरटी में जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो आपके जिंक प्लस H2O बनाता है। अब इसमें अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, तो हम देखेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन था बट यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया बेटा। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को आप क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। तो हम कहेंगे, सुनना ध्यान से, रिडक्शन किसका हुआ है, आंसर है जिंक ऑक्साइड का, इस पूरे का हुआ है, तो हम कह देंगे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। बट इसमें अगर हम और ज्यादा गहराई से सोचें तो हाइड्रोजन की बात कर लो, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया है, तो इस वक्त ये क्या हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। किसका हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये पूरी रिएक्शन कैसी होगी, रेडॉक्स, क्योंकि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और 90% केसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ ही होते हैं, ठीक है, 99% में, ठीक है। वेल, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक दो चीजें और लिखवा देता हूं, नोट करके लिख लीजिए, फिर हम इससे क्वेश्चन करेंगे, है ना। आज यही होगा हमारा, क्वेश्चन करेंगे हम इसके। तो लिखिए इसमें नोट करके, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसमें कोई आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, इसलिए आप बेसिक समझ लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। लिखिए, वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। देखिए हिंदी में लिखने से कोई दिक्कत नहीं, वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। और ब्रैकेट में एक चीज और लिख लीजिए, देखो बेटा ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मेरे पास पैसा था तो मैंने उसको पैसा दे दिया, तो उसको तो पैसा मिल गया बट मेरे पास से पैसा चला गया। मैं अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करूंगा तो मैं दूसरे को ऑक्सीजन दूंगा ना यार, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, मेरा क्या हुआ, मेरे पास से ऑक्सीजन चली गई। और अगर मेरे पास से ऑक्सीजन चली गई तो मेरा क्या हुआ, मेरा हुआ रिडक्शन। समझिए दिमाग से, वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ है, उसका खुद का क्या हुआ है, खुद का रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है बट उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो ब्रैकेट में लिखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख लीजिए, कोई बात नहीं। द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ओके, अब समझिए रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही सही सोच रहे हैं आप। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, क्लियर है। अब समझना, मैं अगर रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरे को रिड्यूस करूंगा, यानी कि मैं उसको क्या दे दूंगा, हाइड्रोजन, ठीक। तो बट मेरे पास से तो हाइड्रोजन चला गया ना यार, तो मेरे पास से हाइड्रोजन चला गया तो मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
यानी कि वो सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिखिए द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हिंदी में लिख दे, जो सब्सटेंस दूसरे को रिड्यूस कर दे बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी कि इनमें से सेलेक्ट करके बताइए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैंने ये लिखा है जिंक वाटर से रिएक्शन करता है या हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और ये बना जिंक ऑक्साइड, सॉरी, और एक बार फिर से लिखता हूं इससे, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जिंक प्लस H2O बनाता है। ठीक है, सुना, पहले 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 समझ लेते हैं। मुझे पता है जिंक ऑक्साइड जब जिंक बना रहा है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है, यानी कि जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? ऑक्सीजन का रिमूवल है, तो क्या हो गया है? रिडक्शन। हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहां से निकल करके हाइड्रोजन को मिली, तो हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब क्वेश्चन समझिए, नंबर 1, किसका रिडक्शन, ये सॉरी ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? दूसरा क्वेश्चन, किसका रिडक्शन हुआ है? बेटा इस तरह के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में। ये वाले आंसर कभी नहीं लिखने, नहीं, फिर भी बच्चे यहीं से लिख देते हैं, ये वाले लिखने, इन दोनों में से छांटना है ना? तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? इधर देखिए, जिंक ऑक्साइड में से जिंक निकल गया, तो आंसर है किसका, सॉरी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? हाइड्रोजन का। किसका रिडक्शन हुआ है? जिंक ऑक्साइड। सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये दूसरे का क्या कर दिया होगा इसमें? रिडक्शन। इसीलिए ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा सा सोच करके देखना, वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आएगा। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 3 बार में दिमाग में घुसेगा जरूर। और जिसका रिडक्शन हो जाता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपसे 4 क्वेश्चन बन गए। पहला पूछ सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि हाइड्रोजन का, किसका रिडक्शन हुआ है कि जिंक ऑक्साइड का, कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये। ठीक है, अच्छा इसमें से ये भी कि कोई एक छाट लो आप। अगर आप ये छाट चुके हैं कि किसका रिडक्शन हुआ है, आपके आंसर में जिंक ऑक्साइड है, तो ऑफ कोर्स दूसरा जो बचा है उसका ऑक्सीडेशन ही हुआ होगा, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं। अगर आपने कोई भी एक चीज पकड़ लो कि भाई हाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, कि जिंक का, किसका क्या हुआ है कि रिडक्शन, खत्म। एक पकड़ लोगे तो दूसरा समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्शंस करके बनाते हैं 2Pb प्लस CO2, ये रिएक्शन है। अगेन आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और दूसरा बताना है किसका रिडक्शन हुआ है। और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ट्राई कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए अब अगर मुझे सबसे इजी जो लग रहा है वो है कार्बन से CO2 का बनना, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, तो मैं कहूंगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, C का। आंसर यहीं से निकलेंगे इन दोनों में से, तो दूसरे का क्या हो गया होगा रिडक्शन, बिना सोचे समझे लिख सकता हूं। बट फिर भी देख लीजिए, लेड ऑक्साइड से सिर्फ लेड बना है, ऑक्सीजन निकल गई है,
तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, इसलिए ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो बिना सोचे समझे इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं कि कार्बन का जब ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या बना है? कार्बन के ऑक्सीडेशन से CO2 बना है। कि लेड ऑक्साइड के रिडक्शन से क्या बना है? कि लेड बना है। समझो 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 समझो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार। ये एक बार करना है ना, Fe2O3, इसको हम हेमेटाइट भी बोलते हैं और फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है हेमेटाइट। खैर छोड़ो, Fe2O3 जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन आप कंप्लीट करके देखिए आप प्रोडक्ट बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे, बन जाएगा ना। एल्यूमिनियम +3 होता है, आयरन Fe+3 है और इसमें ऑक्सीजन -2 है, तो इसका पॉजिटिव इसकी नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, Al2O3 बनाएगा और आयरन अलग से लिख देंगे। +3 करके लिखेंगे नहीं, सिर्फ ऐसा। इसको बैलेंस कर देते हैं। इसके 3 हैं, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 कर दो, आयरन 2 है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन तो है ही सही। चलिए अब मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरा बताइए किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए बताइए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, सुनिए। मेरे को जो पकड़ाई में आ रहा है वो ये इजी से पकड़ाई में आ रहा है, देखिए है ना। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? एल्यूमिनियम का। किसका रिडक्शन हुआ है? इसमें से ऑक्सीजन निकल गई Fe2O3, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन कर देता है, इसलिए ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, ठीक है। तो एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में कोरोजन और एनसीडीटी है, ये दोनों चीजें मैं कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा और मैं नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड करूंगा तब मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसको आराम से पढ़िए। अभी आप एनसीईआरटी पढ़िए, ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा, समझने वाली चीजें खत्म होंगी। अब सिर्फ कोरोजन और एनसीडीटी हमें पढ़नी है और कुछ भी नहीं बचा चैप्टर में। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो बेटा मेरा बिना कहे अपनी जिम्मेदारी समझिए और अपने आप होमवर्क दीजिए, करिए, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए अब आप, और किसी भी रिफ्रेशर से क्वेश्चन कीजिए। बेटा ध्यान रखना, रिफ्रेशर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें से हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, सुनना, थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। जैसे आप कोई भी करते हैं, लखबीर सिंह करते हैं, तो उसमें से थ्योरी नहीं पढ़नी, नहीं, थ्योरी हमें किसमें से पढ़नी है? एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लखबीर से करो, जेपीएस से करो, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डार्लिंग। सी यू।